सभी साथियों को नमस्कार। एक तो आज टेस्ट के लिए बोला था, तो थोड़ा अरेंजमेंट वगैरह थे इधर उधर, तो थोड़ा सा आज टेस्ट नहीं कर पाए। टेस्ट करेंगे कल अपलोड 24 तक का, यानी 21, 22, 23, 24 4 कवर हो जाएंगे इसमें, और 4 का फिर एक और ले लेंगे। चैप्टर वाइज हम लेते हैं, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज एक ही में फिर ज़्यादा वो हो जाता है, इसलिए बीच बीच में हमने नहीं लिए थे कि 3 4 का एक साथ ले लेंगे। दूसरा, एक टेस्ट आज वो मैंने वैसे डेमो के तौर पर डाला था, कईयों के मैसेज आ रहे थे कि टेस्ट पूरा हो गया, टेस्ट पूरा हो गया। वो जो प्रॉब्लम आ रही है, पीछे के टेस्ट जो पहले जा चुके हैं उनमें आंसर ऑटोमेटिकली गलत दिखा रहा है वो। तो उसके लिए जो स्पोर्ट टेक्निकल टीम थी वो साथ में जुड़ी हुई थी, तो उनके लिए वो किया गया था। और एक कल तक शायद अपडेट भी आएगा, तो सभी अपडेट कर लेंगे अपने ऐप को। आज पीवीआर का चैप्टर नंबर 24 छोटा सा चैप्टर है, और क्वेश्चन कम ही आए हुए हैं इस चैप्टर में से। 24.4, 24.5 और 24.19 में से क्वेश्चन आए, 3 4 क्वेश्चन। तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। एक ये चैप्टर करेंगे हम आज, और एक इसके साथ पीपीडब्ल्यू का मैंने अपलोड किया था, थोड़ा सा और बचा हुआ उसके अंदर, आज वो करके वो भी कर देंगे पूरा का पूरा। थोड़ा सा उस पर कर लेंगे साथ साथ, इस चैप्टर के साथ समय जो बचेगा। अध्याय 24 पुलिस को सूचना से संबंधित है, 24.1 से 24.19 तक इसमें यह है। और सबसे पहले 24.1 एफआईआर कैसे दर्ज की जाएगी या कैसे दर्ज होगी। यानी कि भाई जब भी कोई अपराध की कोई सूचना मिलती है थाने में एसएचओ को, वो चाहे किसी भी तरीके से मिले, तरीके हमने पहले भी डिस्कस किए थे, भाई कोई लिख करके दे, कोई आकर के लिखवाए, कोई टेलीफोन से दे, कोई डाक से भेज करके दे। तो जैसे ही सूचना मिलती है तो एसएचओ का कर्तव्य बनता है कि वो उस सूचना को, अगर कोई संज्ञा अपराध बन रहा है तो एफआईआर दर्ज करे। और इसकी डीडी एंट्री रोजनामचे में भी लिखी जाती है। वैसे एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कायमी बोल देते हैं, कायमी लिखी जाती है। और एसएचओ लिखा तो ऐसे गया कि भाई एसएचओ खुद ही एफआईआर दर्ज करे, लेकिन नहीं कर सकता है तो फिर अपना ड्यूटी अफसर से करवा सकता है। और जो कॉपी वगैरह आगे हम 24.5 में पढ़ेंगे, उनके अनुसार उसका निपटारा करेगा एफआईआर दर्ज करने के बाद सभी का। तो मोटी मोटी यही बातें इसके अंदर है। 24.2 में ग्राम प्रधान द्वारा लिखित रिपोर्ट, यानी कि अगर कोई गांव का सरपंच है, कोई गांव का प्रधान है, वो भी थाने में ऐसी कोई सूचना पहुंचाता है जो भाई कोई संज्ञा अपराध हुआ हो, तो वो लिख कर भी दे सकता है, वो बोल कर भी ऐसी सूचना दे सकता है, तो उस पर भी दर्ज की जाएगी। और 24.3 में असंज्ञ अपराध की रिपोर्ट पर कार्यवाही, भाई जब ऐसी कोई रिपोर्ट या सूचना हमें मिली हो जो असंज्ञ अपराध से संबंधित हो, तो 24.3 में ये प्रावधान है कि भाई, वैसे तो सीआरपीसी में भी है, लेकिन यहाँ सारे रूल इसमें भी अलग से डिफाइन किए गए हैं। पीपीआर का क्वेश्चन आएगा तो इसी से संबंधित पूछेगा कि असंज्ञ रिपोर्ट, अपराध की रिपोर्ट भाई कौन से पीपीआर से संबंधित है या इस पीपीआर में क्या है। तो उसमें उसकी जो एनसीआर है वो काट करके भाई उस पर अपना कोर्ट में भेज दी जाएगी, और अगले को बताया जाएगा कि भाई आगे की कार्रवाई कोर्ट का आदेश होगा तो होगी, और अदरवाइज बिना आदेश के कुछ नहीं होगा। 24.4 रिपोर्ट के संदेहास्पद होने पर कार्यवाही, यानी किसी ने ऐसी सूचना दी कि भाई कोई अपराध हुआ है, तो अगर वो उसमें कुछ संदेह लग रहा है कि भाई हाँ ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो, जैसा ही बता रहा है वैसी बात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब एसएचओ को लगता है, ऐसे पर्याप्त कारण लगेंगे भाई अपराध या तो हुआ ही नहीं है, या जो बता रहा है वो नहीं हुआ कुछ भी,
तो वो अपने जो रोजनामचे है उसमें कारण दर्ज कर देंगे ऐसे अपराध के बारे में, ऐसी सूचना के बारे में, और भाई उसे बता देंगे अगले को कि भाई इसकी जांच आगे नहीं की जाएगी। जिसने दी उसे भी बता देंगे भाई ऐसा कोई अपराध नहीं बनता, और ऐसा कोई आगे तफ्तीश इसमें नहीं होगी। अगला है 24.5 प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पहला भी इम्पोर्टेंट है वैसे देखे तो। प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर। इसमें प्रथम जो सूचना रिपोर्ट का जो रजिस्टर का जो फॉर्म है वो 24.5.1 ऐड करके आइटम के अंतर्गत होगा, और 200 की पहले पढ़ली पृष्ठों की एक प्रिंटेड बुक होती है। ये होती है मीन्स हम पीपीआर पढ़ रहे हैं पुराने जमाने का, अब तो वही बात आ जाएगी सीसीटीएनएस वाली। तो ऐसा होता था, अब सीसीटीएनएस में होती है वो अलग बात है। और नई जब ऐसी बुक शुरू करेंगे तो उससे पहले पहली जो है वो कंप्लीट जब भर जाएगी उसके बाद नहीं शुरू करेंगे। कल था परसों था कोई एक क्वेश्चन भी चल रहा था ग्रुप में, किसी ने स्क्रीनशॉट डाला था, क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं गया था, तो उसमें कुछ ऐसा ही था कि भाई पुस्तक भर गई या साल शुरू हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। तो कौन सा क्या आंसर था, तो भाई साल शुरू हो जाए भले ही। क्रमांक से संबंधित है सर वो, क्रमांक क्या हाँ आएगा नेक्स्ट। हाँ, अगर कोई एफआईआर में शायद पेज बचे हुए हैं और नया साल शुरू हो गया तो अगला क्रमांक ऐसा कुछ था। तो इसमें यह है कि अगर नई साल शुरू हो रही है और पहली बुक में अगर 10-5 रिपोर्ट खाली बची हुई हैं तो उसी के अंदर अगला नया साल जो होगा उसका वो लग जाएगा। नहीं, वो एक अलग है, ऐसा नहीं क्रमांक था वाला सर, क्वेश्चन वो एक ये था अलग था। कि ये बुक नहीं, क्रमांक वाला क्वेश्चन अलग था, एक कोई क्वेश्चन ऐसा भी था, क्रमांक वाला ऐसा था क्वेश्चन सर अलग कि था। ये बताओ। एफआईआर की बुक ही भर जाए पूरी, उसके बाद नेक्स्ट हम्म। जो आएगा वो एफआईआर नंबर 51 आएगा या 201 आएगा, ऐसे कुछ तो। हाँ, वो क्वेश्चन अलग था, एक और भी क्वेश्चन था ऐसा ही सर कुछ। ये क्वेश्चन तो था ही। इसमें इसमें ये था सर, जैसे मान लो कि जो हमारी ये एफआईआर की बुक है वो भरगी, उसके बाद साल भी शुरू नहीं हुआ, उसी साल में जो एंट्री होगी वो 201 नंबर वो होगा उसका नंबर, ऐसा कुछ था सर। नहीं, ये तो ठीक है, मैं दूसरी जो बात समझाना चाह रहा था वो है यहाँ पर कि एक क्वेश्चन और भी था, आपको ध्यान नहीं है शायद, या पता नहीं मुझे कहीं और से ध्यान आ रहा है। उसमें शायद ऐसा था कि भाई अगर किसी एफआईआर की बुक में 10-5 रिपोर्ट खाली बची हुई है और नई साल शुरू हो गई तो क्या नया रजिस्टर लगाया जाएगा या वो ही चलेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आगे आया भी जाएंगे, नहीं भी होगा हाँ सर, तो उसमें हाँ अगर यही था सर, ऐसा ही था, हाँ यही था, इसी में था। हाँ ऐसा ही था ना। तो उसमें फिर अगर 10 बच रही हैं तो वहीं से मान लो पहले 40 हमने भर दी, आगे की 10 बच रही हैं तो 41वीं पे हम नई साल का नंबर लगा के शुरू कर देंगे वहीं से, लेकिन खाली छोड़ के नई बुक नहीं लगाएंगे जब तक पहली भरी है। यही बात इस पॉइंट में लिखी है कि भाई जब तक पहली पूरी नहीं अच्छे तरीके से भरी, अच्छे तरीके मीन्स पूरी नहीं भर जाएगी तब तक नई नहीं लगाई जाएगी, चाहे नई साल हो चाहे पुरानी साल हो। और एफआईआर की एक कॉपी, ये क्वेश्चन भी कल थोड़ा डाउट सा हो गया था दिमाग में तो मैं भी थोड़ा उल्टा बता गया था, बाद में मैंने ग्रुप में डाल दी थी ये बात। तो एक कॉपी रिकॉर्ड में और दूसरी डीसीपी को, तीसरी मजिस्ट्रेट को, और चौथी जो उसने सूचना दी है जो या कंप्लेनेंट जो भी है जो एफआईआर जिसने दर्ज करवाई है उसको दे दी जाती है। जो अभी हमने पढ़ा था, अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले कि भाई 24.5 के अनुसार 24.1 में 24.5 के अनुसार कॉपियों का निपटारा करेगा, उसका अर्थ यही था कि भाई जहां जहां वो कॉपी जानी है वो देंगे या पहुंचाएंगे। और इसमें थोड़ा सा अंदर से देख लेना, भाई ये लिखा है कि जब मजिस्ट्रेट को कॉपी जाएगी, अगर मजिस्ट्रेट कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो अगर मजिस्ट्रेट साहब आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दी जाएगी वो
और भाई मजिस्ट्रेट अगर ऐसा लगता है कि घर पर नहीं है तो भाई उनके घर पर वो कॉपी छोड़ी जाएगी। जब उन्हें मिलती है तो वो अपना समय टाइम लिख लेंगे, कब मिली, किस तारीख को मिली, अपना साइन कर लेते हैं। ऐसा प्रोसीजर है कुछ। और 24.6 है रेलवे के मामले, यानी कि जो शॉर्टकट में ही है वैसे ये, लेकिन रेलवे से संबंधित अगर कोई अपराध अगर हुआ है रेलवे का भी, सर तो भी वो जिले की। हाँ जी सर, ये जो कॉपी दी जाती है इनका ऑर्डर है क्या, कि जैसे पहली कॉपी है ये रिकॉर्ड में होगी, दूसरी डीसीपी को जाएगी, या कोई सी किसी को भी जा सकती है? नहीं, वैसे तो इसमें ऑर्डर नहीं है, उनमें से कोई सी भी किसी को भेज दो। लेकिन जो ये हम पहली दूसरी यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि भाई पहली कॉपी, तो ये जो पीपीआर के अंदर लिखा हुआ वो पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैसे 3 पॉइंट वहां बना दिए, कॉपी 4 होती है लेकिन वहां 3 पॉइंट बनाए, ए बी और सी। और ए से पहले जैसे हम हेडिंग लिखते हैं वहां लिख दिया कि जो ओरिजिनल प्रति होगी वो रिकॉर्ड में रखी जाएगी। उसके बाद 3 पॉइंट बना दिए ए बी सी। तो ए में लिख दिया कि भाई एसपी को जाएगी, यानी अपने डीसीपी को जाएगी, बी में लिख दिया मजिस्ट्रेट को जाएगी, और सी वाले पॉइंट पे लिख दिया कि जो सूचना देने वाला होगा या कंप्लेनेंट या एफआईआर दर्ज करवाने वाला जो भी हो उसे दी जाएगी। तो उस क्रम के हिसाब से लगाया जाता है कि भाई जब पहली कॉपी उसको जाएगी, दूसरी उसको, तीसरी उसको। अदरवाइज तो जब बाकी कार्बन कॉपी लगा लो या सीसीटीनेस है तो प्रिंटेड निकल रही है, तो वो सब सेम सी कॉपी है। अगर 3 कॉपी निकाली कोई भी कहीं भी चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन अगर इस हिसाब से आ जाता है तो उस क्रम के अनुसार हम यही मान करके चलेंगे। ठीक है जी। रेलवे के मामले 24.6 पर थे। 24.6 पर थे। तो रेलवे के से संबंधित कोई अपराध होंगे तो वो भी जो डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ डायरी वगैरह या कोई विवरणी बोल देते हैं लिखा आ सकता है, तो इसमें वो अपराध भी दर्शाए जाएंगे। तो नॉर्मल से है ये। और 24.7 में मामलों का निरस्तीकरण, यानी कि केस रद्द करना। तो जब किसी मामले में भाई जब इन्वेस्टिगेशन या जांच भी लिख रखा है बुकों में, तो दूसरे पुलिस थाने या जिले को नहीं ट्रांसफर हो जाती है, तो तब तक एफआईआर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना रद्द या कैंसिल नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ होगा भी शायद सीआरपीसी में, अब मुझे ध्यान नहीं किया था तो हमने, एफआईआर कैंसिल करने का अधिकार किसको है? सीआरपीसी में ऐसा क्वेश्चन शायद आया हुआ है एक बार, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वैसे देखे तो ये। तो से उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई उच्च न्यायालय होता हाई कोर्ट को एफआईआर कैंसिल करने का अधिकार है। और सेक्शन अगर पूछ लें तो 482 482 सीआरपीसी में अकेला यही नहीं लिखा कि भाई एफआईआर कैंसिल करने का, लेकिन उसमें अनगिनत पावर दे रखी है, तो उसी पावर का प्रयोग करके हाई कोर्ट एफआईआर को कैंसिल करवाता है। अदरवाइज प्रोसेस ये नहीं है कि भाई हर एफआईआर वहां तक जाए। तो लेकिन उस क्वेश्चन का अगर इस तरीके से आता है तो वो आंसर हम रखेंगे। और अगर पीपीआर से रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 24.7 के अनुसार मामले का निरस्तीकरण कौन कर सकता है, किसके आदेश के बिना नहीं होगा, और ऑप्शन इस तरीके के हो, तो वहां पर फिर ये ध्यान रख लेंगे कि भाई अगर मामला ट्रांसफर हो गया है एक थाने से दूसरे थाने पे, तब तो ट्रांसफर नहीं हुआ है, सॉरी, तो ट्रांसफर नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट जो न्यायिक श्रेणी का प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा उसके आदेश के बिना रद्द या कैंसिल वो नहीं की जाएगी। 24.7 और 24.8 संज्ञा अपराध का रजिस्टर। संज्ञा अपराध का रजिस्टर, इसमें 9 पार्ट 2 भी वैसे लिखा है, लेकिन आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि भाई ये इस पीपीआर के अनुसार संज्ञा अपराध का रजिस्टर तैयार किया जाता है। पीछे जो 9 पार्ट 2 हम पढ़ करके आए थे उसमें पीपीआर फॉर्म वहीं मेंशन कर रखा है। तो ये जो डिटेल से अगर हम इसको देखते हैं तो है तो संज्ञा अपराध का रजिस्टर एज ए 9 पार्ट 2 ही, लेकिन वो है पुलिस थाने के रिगार्डिंग, और इसमें लिखा गया है सुपरिटेंडेंट को, यानी कि एसपी को लिखा गया कि एसपी ऐसा रजिस्टर एक मेंटेन करेगा जिसमें संज्ञा अपराध का पूरा जो भी होता है उसका ब्यौरा होगा। तो वो एज ए बाई डिस्ट्रिक्ट डीसीपी या एसपी हम लगा लें, तो इसमें एसपी के बारे में सुपरिटेंडेंट सब लिखा गया कि सुपरिटेंडेंट ऐसा रजिस्टर मेंटेन करेंगे। कभी ये कंफ्यूजन आपको हो जाए कि 24.8 फॉर्म है इसका या
वो है 24.9 पेटी केसेस के लिए रजिस्टर, यानी छोटे मोटे जो अपराधों के लिए रजिस्टर, जैसे बाकी छोटे मोटे एक्ट हैं जिनमें चार्जशीट नहीं होती, पूरी कलंदरे बलंदरे बन जाते हैं छोटे मोटे, तो वो उनका एक रजिस्टर होगा। और 24.10 में ऐसे रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले अपराधों की श्रेणी की वो किस तरीके के अपराध होंगे। तो नॉर्मली आप ऐसा ही मान लें कि वो जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, चार्जशीट नहीं बनती, दाखिल नहीं होती, तो वो कलंदरे वाले अपराध इसके अंदर आएंगे। अब ये पीपीआर में तो देखें तो भाई कंटोनमेंट एक्ट, म्युनिसिपैलिटी एक्ट, इस तरीके से 2-3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन इसमें और भी दुनिया भर के एक्ट आजकल बन जाते हैं, तो जिसमें भी कलंदरा बनता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो वो इसमें से फिर अपराध की श्रेणी में इसी में आ जाएगा, 24.10 में। और 24.11 में छोटे अपराध रजिस्टर की क्रियाविधि यानी कि उनका प्रोसीजर क्या होगा उनका निपटारा करने का। तो इनके लिए जैसे कलंदरा जो भी बन गया, तो ये नहीं है कि स्पेशल कोई होगा, जब भी भाई कोर्ट खुला होगा तो कोर्ट में वो आज रोज या प्रतिदिन या जैसे भी वो कलंदरा बना है कोई पेश करना, उसमें साथ जब तो उसी दिन या भाई अगले दिन जाता ही है। अदरवाइज वैसे भी अगर किसी को छोड़ रखा है बेल पर, उसका कोई कलंदरा है, तो वो भी रोज की रोज, जैसे नया कोर्ट आगे अगले दिन खुला है तो डेली की डेली भेजेंगे और उन पर अपना संज्ञान ले लेंगे उसी कलंदरे पर मजिस्ट्रेट। 24.12 पुलिस स्टेशन की स्पेशल रिपोर्ट, यानी कि कोई एसएचओ अपने ज्यूरिडिक्शन में जैसे कोई अपराध, हाँ ये स्क्रीन अगर किसी को कई नए साथी जुड़े हैं तो छोटी बड़ी लग भी रही हो ना, तो मेरे ख्याल से आप भी ड्रैग करके इसे छोटा बड़ा थोड़ा कर सकते हैं, किसी को देखने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो जब भी किसी एसएचओ को भाई अपने क्षेत्र में कोई अपराध की सूचना मिलती है तो अपने जो सीनियर अफसर हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देंगे इस चीज की। और वो जो सीनियर अफसर हैं ये स्थानीय भाषा लिखा हुआ है इसमें तो वैसे, लेकिन स्थानीय भाषा क्या, वो तो हिंदी इंग्लिश कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई ऐसे ही पढ़ना है कि स्थानीय भाषा विशेष की रिपोर्ट एफआईआर जो कि बदले में भेजी गई हो उसे लाल लिफाफे में बंद किया जाएगा। ये थोड़ा नोट कर लेंगे, अगर हो सकता है पूछ लिया जाए कैसे लिफाफे में बंद होगी, तो लाल लिफाफे में ऐसे बंद करके भेजी जाएगी। और 24.13 में स्पेशल रिपोर्ट भेजना, वो स्पेशल रिपोर्ट थी, स्पेशल रिपोर्ट भेजना इनके एसएचओ की ड्यूटी रहेगी कि भाई जितना जल्दी हो सके उसमें डिले नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके उसको भिजवाएंगे। और 24.14 में डीसीपी द्वारा स्पेशल रिपोर्ट यानी कि जैसे डीसीपी को भाई स्पेशल रिपोर्ट मिलती है तो वो भी आगे उसे 24.14 के अनुसार जो कंसल्ट मजिस्ट्रेट या ज्वाइंट सीपी रेंज स्पेशल सीपी को वो रिपोर्ट आगे भेजेंगे। 24.15 में स्पेशल रिपोर्ट किस प्रकार के मामलों में किस अधिकारी को भेजी जाएगी, तो ये वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, 2-3 पेज की लिस्ट है, उसमें अलग अलग ऑफेंस दिए गए हैं कि भाई इस ऑफेंस में इस अफसर को, इस ऑफेंस में इस अफसर को, ऐसे पूरे। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गहराई से हमें वो पूरी की पूरी लिस्ट पढ़नी चाहिए, तो हेडिंग से आप इतना रख लेंगे भाई किस मामले में किस अधिकारी को स्पेशल रिपोर्ट जाएगी। 24.16 करेंसी नोटों की जालसाजी और उनकी छपाई के बारे में दिशा निर्देश, यानी कि ऐसी जो कोई स्पेशल रिपोर्ट सारे अपना माइक बंद कर लो। अरविंद भाई माइक बंद करो अपना, अरविंद।
अब आ रही है आवाज सही? आ रही ठीक है है सर। सर, ओके सर ओके। कहाँ तक आई थी आवाज आपको? कौन से पॉइंट तक आवाज आई थी? ये सर 24.14 तक। 15 करेंसी नोट पे आ गए थे सर। 15 तक हो गया। अच्छा, सो करेंसी नोट पर आ गए थे। ये अभी मैं बंद करता हूँ, एक बार वापस ऑन करूंगा सभी के। एप्लीकेशन बीच बीच में ब्रेक ले जाता है कभी कभी। चौबीस पॉइंट 16 करेंसी नोट पर थे। मैं थोड़ा चला गया था वैसे 17 तक। तो करेंसी नोटों से संबंधित कोई जालसाजी हो, कुछ छपाई से संबंधित हो, तो ऐसे केस में, ऐसे मामले में भाई कैसे सिक्के थे या क्या था या कितने थे या किस उपकरण उसके लिए जब्त किया गया, वो सब डिटेल भी लिख करके भेजेंगे। डिटेल से लिख करके भेजेंगे। और 24.17 में पूरक और अंतिम रिपोर्ट, यानी कि 173 सीआरपीसी के तहत जो चार्जशीट भेजते हैं वो एक तरीके से अंतिम रिपोर्ट में आती है। और इसमें मैं ये बता रहा था कि 3 रिपोर्ट का जिक्र किया गया है बुक के अंदर, जो आप लोग बुक पढ़ रहे होंगे इनके अंदर, कि आईएसआर, सीएसआर और एफएसआर। पीपीआर के अंदर इस पॉइंट में कुछ इनसे रिलेटेड है पॉइंट, लेकिन वहां पर ये आईएसआर, सीएसआर, एफएसआर नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है इनका कहीं जिक्र किसी स्टैंडिंग ऑर्डर में हो, वो मेरे भी नॉलेज में नहीं है। तो ये मैंने इसलिए आपको जिक्र किया कि कहीं कोई इसी से पूछ ले, क्योंकि बुक से भी हेल्प लेता है एग्जामिनर, किसी भी बुक से उठा के कोई क्वेश्चन ले ले। तो आईएसआर इनिशियल स्पेशल रिपोर्ट, सीएसआर कंटिन्यूअस स्पेशल रिपोर्ट और एफएसआर फाइनल स्पेशल रिपोर्ट। पहली इनिशियल स्पेशल रिपोर्ट मुकदमा दर्ज होते ही भेजते हैं। दूसरी जो है कंटिन्यूअस, वो भाई हर 15 दिन में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती तब तक इसका स्टेटस उसमें भेज देते हैं। और तीसरी फाइनल रिपोर्ट, जब चार्जशीट दाखिल होती है तो अफसरों को तीसरी रिपोर्ट भेज दी जाती है। ये इसमें था। ये जो रिपोर्टें जाती हैं इन पे अगर नंबर लगता है तो जैसे पहली पे 10 ए था तो दूसरी पे, पहली पे 10 था तो दूसरी पे 10 ए लग जाएगा, फिर तीसरी जो रिपोर्ट जाएगी फाइनल उस पे 10 बी लग जाएगा। भाई नंबर ये नहीं होगा कि 10, 11, 12। और 24.18 में स्पेशल रिपोर्ट का रिकॉर्ड, कि भाई इनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। जैसे बंडल बीसी के थे, बीसी ऐसे इसमें एबीसी पॉइंट बना के, भाई पहले ए में हत्या से संबंधित जो स्पेशल रिपोर्ट भेजते हैं मामलों में, बी में डकैती से संबंधित, सी में बाकी अदर ऑफेंसेस से संबंधित स्पेशल रिपोर्ट मेंटेन रखेंगे रिकॉर्ड के रूप में। और 24.19 आबकारी अधिकारी के रूप में पुलिस अफसर के कर्तव्य, यानी कि भाई एक्साइज वाले जो काम है, शराब के जो मुकदमे हैं, शराब पकड़ना, कोई शराब बना रहा हो, कोई शराब बेच रहा हो, तो उनका प्रिवेंट करना, उनका प्रिवेंशन करना, या उसके बारे में जो दिशा निर्देश हैं वो सारे एक्साइज के एक तरीके से काम हो, वो काम भी पुलिस अधिकारी एक्साइज ऑफिसर के रूप में करते हैं, करेंगे इस पॉइंट के अंदर। ये छोटा सा चैप्टर था। 2-4 वैसे तो छोटी छोटी लाइन है, सभी हमें याद हो जाएंगे, हेडिंग तो करनी भी चाहिए। बाकी कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं 4-5 वो हमने हाईलाइट कर भी रखे हैं। 4, 5 और 19 में से आए हैं, वो एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। चौबीस 24.4 में से 2011 में आया था। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 24.4 में। पहला आया था 2011 में, पीपीआर का नियम 24.5 के अनुसार रजिस्टर नंबर 1 कि कितने पृष्ठों को उसी संख्या से संख्यांकित किया जाएगा। 3, 4, 5 नन ऑफ द अबव। तो भाई 4 जो पेज होते हैं उन पर एक ही नंबर होता है, एक ही नंबर लगेगा, तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें थोड़ा सा संख्यांकित पृष्ठ, ये शब्द बदल करके भी आपके सामने आ सकते हैं। संख्यांकित जना भाई कोई और कुछ लिखा हुआ, छपा हुआ कुछ भी शब्द आ जाए। दूसरा 24.4 में 2013 में आया था। पंजाब पुलिस नियमावली के किस नियम के अंतर्गत थाना अध्यक्ष एक संज्ञेय अपराध की सूचना को लंबित रख सकता है यदि ऐसे संदेह हो कि सूचना सही नहीं है? तो 23.3, 24.4, 25.5 और 23.3। 24.4 में हमने अभी पढ़ा था, बी ऑप्शन इसका आंसर था। तीसरा क्वेश्चन इसी नियम में से आया था 2015 में कि पीपीआर नियम 24.5 के अनुसार एफआईआर
तो ये 4 के पढ़ रहे थे हम, ये 5 आ गया। अब 5 में से एक क्वेश्चन आया 24.5 के अनुसार एफआईआर रजिस्टर में कितने पृष्ठ या पेज होंगे? 100, 200, 300, 400। तो बी ऑप्शन था 200 पेज होंगे। सर 4 के हो वैसे गए क्या? क्लियर है जी? हाँ, 4 के दूं 3 या क्वेश्चन हो गए, तीसरा बताया नहीं मैंने, सर एक बार रिपीट 2013। हाँ, 2013 में आया था तीसरा। पंजाब पुलिस नियमावली के किस नियम के अंतर्गत थाना अध्यक्ष एक संज्ञेय अपराध की सूचना को लंबित रख सकता है? कर लिया था 23.3, 24.4, 25.5 और 23.3। तो 24.4 बी ऑप्शन इसका, और ये भी हो गया। तीनों क्वेश्चन हो गए थे हमारे, कोई नहीं। 24.5 में पीपीआर नियम 24.5 के अनुसार एफआईआर रजिस्टर में कितने पृष्ठ या पेज होते हैं? 100, 200, 300, 400। तो 200 पेज होते हैं। ये कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को कि भाई हाँ ये पेज की बजाय कभी ये सोच जाओ कि 200 पृष्ठ होते हैं लेकिन एफआईआर तो 50 ही दर्ज होती है। तो अगर ऑप्शन आपको 50 मिल जाए पहला, तो कई बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि 50, 100, 200 ऐसे मिल जाए, तो जल्दबाजी में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हम 50 को भी करने के चांस हो जाते हैं ऐसे में, अगर फास्ट मोड में दिमाग चल रहा होगा तो। 24.19 में से एक क्वेश्चन आया 2015 में, पीपीआर का कौन सा नियम पुलिस के आबकारी अधिकारी के रूप में कार्य बताता है? 24.17, 18, 19 और नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24.19 सी ऑप्शन था इसका। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आगे भी हम पढ़ेंगे, 22, 23 और 25, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा 22 कवर करता है हमारे पीपीआर को, क्योंकि रजिस्टर सब उसी में आ जाते हैं। उसके बाद 25, 23 कवर करता है कुछ, क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन से संबंधित है वो, अपराध रोकने से। और उसके बाद 25 में जो इन्वेस्टिगेशन से, तफ्तीश से संबंधित है। तीनों ही चीज पुलिस प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं यही तीनों चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा पीपीआर, ये समझो बहुमत पीपीआर का हम कह सकते हैं, कवर करते हैं। बाकी तो थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन जिसमें से आए हो हम बताते चले रहे हैं साथ। अब एक बार हम चैप्टर तो दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे। 25, 26 और 27 और 28 एक साथ कर लेंगे। 27 भी थोड़ा कम है और 28 भी छोटा ही है, तो 3 दिन में हमारा पीपीआर हो जाएगा। साथ साथ आज हम थोड़ा वो देख लेते हैं, कुछ बचेगा वो कल कर लेंगे साथ में पीपीडब्ल्यू का। वैसे मैंने पहले बोला था कि भाई आप बुक से पीपीडब्ल्यू का कोई फिक्स सा तो सिलेबस देखो है नहीं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज प्रैक्टिकल बुक में आप थोड़ा नजर मार लेंगे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मोटा मोटा जितना हो सकता है जो नोट्स के रूप में थोड़ा सा करवा दिया जाए आपके लिए उपलब्ध। फिर भी जिसके पास समय नहीं हो तो ये पढ़ें, और समय हो तो थोड़ा डिटेल से भी एक बार उन चीजों में नजर मार लें। तो पुलिस प्रैक्टिकल वर्क पीपीडब्ल्यू दोनों ही मिला करके हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो फिक्स नहीं है भाई, कभी 5 क्वेश्चन इससे संबंधित आगे, 15 उसमें से आगे, 12 उसमें से आ जाए, 8 इसमें से आ जाए, 10 उसमें आए, 10 इसमें आ जाए। लेकिन बहुमत पीपीआर का रहता है, ये 5-7 क्वेश्चन आने की संभावना, 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो इसमें एक तो जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर है 64, तो ये सभी को पता हो ही गया होगा, क्योंकि रोज जिक्र हुआ है कि भाई ये पुलिस स्टेशन के जो रिकॉर्ड है उनके डिस्ट्रॉय करने से संबंधित स्टैंडिंग ऑर्डर है दिल्ली पुलिस का। कौन सा रजिस्टर पीपीआर के अनुसार तो अलग है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल में दिल्ली पुलिस किस रजिस्टर को कितने दिन तक रखेगी वो चीज इसमें बताई गई है। और स्टैंडिंग ऑर्डर 330 एक है, बीट ड्यूटी का स्टैंडिंग ऑर्डर है, हमारी बीट पेट्रोलिंग ड्यूटी के बारे में दिशा निर्देश है इसमें, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर 330 है। और स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने 2 ही लिखे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर और भी हैं तो बहुत सारे, लेकिन ज्यादा घुसने की तो आवश्यकता नहीं है। जितना आपको नॉलेज हो किसी और भी स्टैंडिंग ऑर्डर की, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एक एनएसए होता है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ये एनएसए, तो फुल फॉर्म भी हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, या इसमें सेक्शन 30 के अनुसार जो सिप्पी साहब होते हैं अपने कमिश्नर साहब, अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी ताकत से मिलकर देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई व्यक्ति वैसे ही देश में भी शांति भंग करने की कोशिश कर रहा हो, तो इस एक्ट की धारा 3 के अनुसार 1 साल तक के लिए उसे जेल में डिटेन कर सकते हैं सीपी साहब, और ना कोई जमानत इस दौरान होगी, ना कोई उसका प्रावधान होगा। डिटेन उसके जरूरी नहीं जेल में ही करें, उसके घर पर जैसे बोल देते हैं ना नजरबंद, तो वो भी कर सकते हैं पुलिस लगा करके। सर ये सेक्शन 3 है और 30 है।
3 या 30? सेक्शन 3 है। सर इसमें कुछ ये कंफ्यूजन एक्ट आपको? लिखा है, इसमें ये एक्ट और बताएं सर, कौन से एक्ट का है ये? पीआर का ये एक्ट है क्या सर, ये सेक्शन 3 जो है? नहीं नहीं नहीं, एनएसए ये एनएसए एक्ट ही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अच्छा, ये एक्ट ही अलग एनएसए से की है। सेक्शन 3 है? है जी। ये जो एनएसए है सर, इसकी सेक्शन 3 है ये? हाँ, इसकी सेक्शन 3 है ये। मैंने वैसे लिख दिया था सेक्शन 3, तो अब वैसे सिलेबस में तो नहीं है ये एक्ट हमारा, लेकिन एज ए थोड़ा सा हो सकता है भाई, थोड़ा सा राष्ट्र की सिक्योरिटी से, सुरक्षा से संबंधित है, पुलिस भी देश की सुरक्षा करे, ऐसा हमारा काम है। तो कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसलिए मैंने ये लिख लिया था इसमें। और सेक्शन का भी आपको ध्यान हो जाए तो एक ही सेक्शन तो है, 3 तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। आगे जैसे ब्लड के बारे में थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए, सभी को होगा ही, लेकिन जो मानव का खून या रक्त जो है उसे मुख्य रूप से तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी और ओ। और इनमें हर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो 4 के फिर आगे जाके के 8 हो जाते हैं, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, या ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और इनमें जो ओ जो है ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप, यानी कि ये किसी को भी दे सकता है। और जो ए बी है ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, यानी कि इस पर किसी का भी ब्लड ये ले सकता है। तो ये थोड़ा 2 पॉइंट भी ध्यान रख लेंगे। एक डीएनए होता है वही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे फुल फॉर्म को, अगर फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आए तो स्पेलिंग में आपको थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके भी मिल सकता है। और डीएनए से क्या होता है कि भाई मनुष्य के भाई माँ बाप का या कोई किसी का बेटा है नहीं है, वो उसका पिता है नहीं है, इन चीज़ों का निर्धारण होता है। डीएनए खून, अपना दांत वांत, कोई भी जो शरीर की कोशिका उनसे लिया जा सकता है। और पॉलीग्राफ टेस्ट सुना होगा सभी ने, झूठ पकड़ने का यंत्र अगर हिंदी में हम इसे बोलें तो ये है। एक झूठ मापक यंत्र, लाई डिटेक्टर बोल देंगे इंग्लिश में इसे, तो झूठ मापक यंत्र हो गया। और एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट, सारे मिलते जुलते से काम एक ही करते हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है इनकी थोड़ी अलग अलग है। इसमें दिमाग के ऊपर सेंसर लगाए जाते हैं ब्रेन मैपिंग में। थोड़ा थोड़ा आप इनको अंदर से पढ़ेंगे तो आपको 2 लाइन और पता लग जाएगा कि भाई कौन से टेस्ट में क्या प्रक्रिया होती है। और जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है इसमें भाई कुछ ऐसा वो सिस्टम करते हैं कि मनुष्य के जो मानसिक उत्तेजना बोले ना, वो मानसिक उत्तेजना थोड़ी हाइपर हो जाती है, तो उस हिसाब से कुछ हार्मोन्स गड़बड़ करते हैं, तब ये कुछ पता लगाते हैं। ज़्यादा तो ये साइंस का विषय ही है कि भाई यहाँ ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसके इसलिए उत्तेजना में इसका जो आंतरिक हार्मोन है इसलिए बदलाव हो रहे हैं, इसका बीपी बढ़ सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती हैं। और लाई डिटेक्टर जो टेस्ट है इसमें 4 मशीन बताई है, 4 मशीन लगाते हैं सांस पे, रक्तचाप, दिल की धड़कन, मानसिक भावनाओं के परिवर्तन, इन सभी को नोटिस करते हैं। फिर ये बाजू सीने इन पर बैंडेज बांध के फिर पूरा नोट करते हैं, ग्राफ सा बनता है इनका कि जैसे ये बोलेगा तो किस चीज का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कौन सा पार्ट क्या वो कर रहा है, तो उससे। और ब्रेन मैपिंग टेस्ट है एक, इसमें दिमाग पर सेंसर वेंसर लगा करके दिमाग के क्या बदलाव होते हैं भाई वो नोट करके कुछ रिपोर्ट निकाली जाती हैं। तो इससे एक तरीके से भाई यही है कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा वो जिस स्थिति में है उससे अलग स्थिति उसकी शरीर के अंदर की भाई हार्मोन्स लगा लो, कोई उसकी और कोई अंदर के कोई पार्ट हो वो लगा लो, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि एक
साइंस का जमाना है, तो साइंटिस्टों को ये ज्यादा पता होगा कि भाई हाँ, एक व्यक्ति अगर नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो ये सारे जो अंदर के इसके फैक्टर हैं ऐसे रहेंगे, और अगर वो व्यक्ति ऐसी बनावटी कुछ बातें उसमें लेकर के आएगा तो ऑटोमेटिकली अंदर का फैक्टर कुछ ऐसा होगा। तो इस तरीके से कुछ ये लगाते हैं। ये कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता है, लेकिन भाई कहीं कोई क्लू ना मिल रहा हो और किसी व्यक्ति पर कोई लगता हो तो ये चीजें जब उस अपराध को थोड़ा सा कनेक्ट करने में कि एक बार इससे कोई हाँ ये कुछ बता दे, उससे कोई सुराग मिल जाए और बाद में आगे की कड़ियां सारी खुल जाएं, तो उनमें ये काम आ जाते हैं। और नार्को टेस्ट होता है एक, इसमें कुछ दवाई वगैरह लगा करके अर्ध मूर्छित कह दें या मूर्छित कह दें, कुछ बेहोशी किसी हालत में, पूर्ण बेहोश नहीं लेकिन कुछ बेहोशी किसी हालत में व्यक्ति को कर दिया जाता है। तो फिर उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो और नॉर्मली क्वेश्चन करते 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 कोई ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि फिर वो उस ऐसी अवस्था में वो हो जाता है उस दवाई की वजह से कि वो बनावटी, जैसे कई बार नहीं होता शराब पी करके आदमी अक्सर सच बोल देते हैं, कोई भी राज की बात छुपा रखी हो तो भी शराब पी करके आदमी बोल देता है। तो वो ही एक तरीके का प्रभाव वहां देखने को मिलता है कि फिर अंदर से बनावटी बातें, जब आदमी कुछ नशीले से उसमें होगा, अर्ध मूर्छित टाइप का होगा, तो वो शरीर इस स्थिति में, दिमाग इस स्थिति में नहीं होता है कि वो डिसीजन ले करके और अपन उसके सही गलत की सोच के कुछ अलग से निर्णय बना करके दे दे, तो वो चीज इसमें नहीं होती है फिर। और साइबर क्राइम का सभी को पता है भाई, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का प्रयोग जो भी आपराधिक कार्यों के लिए जो गलत उपयोग कर रहा है वो सब साइबर क्राइम में आ जाता है। फिंगरप्रिंट सभी को पता है, हिंदी में अंगुल छाप लिखा आ सकता है, फिंगरप्रिंट लिखा आ सकता है। और 4 इसमें थोड़ा सा ये याद रख लेंगे, इसके से संबंधित भी आपको क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए कि 4 तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है फिंगरप्रिंट का। एक चक्र, चक्कर को रोल भी लिखा हुआ हो सकता है आपके पास, शंख, लूप, सिप, आर्च और मिश्रित कंपोजिट। तो इसमें जिसमें चक्र हमने कहा है, तो जो सेंटर बिंदु होता है, सब अपने अपने अंगूठे को देखेंगे तो इसमें लगता भी होगा कि हाँ बीच में कुछ एक बिंदु सा नजर आ रहा है, तो इस बिंदु से लेकर के गोल गोल आकृतियां उसमें चक्र रूप में घूमती रहती हैं, वो चक्र वाले उसमें कैटेगरी में आ जाएगा। और शंख है जब रेखा एक दिशा से आती है और फिर जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस चली जाती हैं। साथ साथ देख सकते हैं सभी, मैं भी अपनी देख रहा हूँ, तो मेरे में तो चक्कर वाली हैं, तो किसी की ऐसी भी हो तो एक दिशा से आएंगी और वापस चली जाएंगी, तो वो शंख में आ जाएंगी। और शिप में कि भाई रेखाएं आ रही हैं लेकिन कोई आकृति नजर नहीं आ रही कि कोई गोल है या आके वापस गई, कुछ गई, कोई आकृति नहीं बन रही वहां पर, वो शिप या आर्च में आ जाएंगी। और मिश्रित में जब 2 आकृतियां बन रही हो एक ही उसमें फिंगरप्रिंट पे, तो उसमें 2 कोई भी हो सकती हैं, जैसे शंख 2 चक्कर, एक शंख या एक चक्कर इस तरीके का बन रहा हो, तो वो कंपोजिट या मिश्रित में आ जाएगा। चांस प्रिंट, ये क्वेश्चन हो सकता है आया हुआ हो या आ सकता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट से तो सब कर देंगे, कोई थोड़ा बहुत पूछ लेगा। तो चांस प्रिंट क्या होते हैं? घटनास्थल पर जो जो अस्त व्यस्त हुई जो वस्तुएं रखी होती हैं, कोई टेबल है, कोई हथियार पड़ा हुआ है, कोई चाकू पड़ा हुआ है, कोई कुर्सी है, कोई टेलीफोन का रिसीवर है, कुछ भी जो भी चीज व्यक्ति छू सकता है, दरवाजा, खिड़की वगैरह वगैरह, तो हर एक चीज जो भी घटनास्थल पर मौजूद हो उस पर से जो निशान उठाए जाते हैं, प्रिंट उठाए जाते हैं। जैसे गिलास किसी ने उठाया हो तो गिलास पर प्रिंट आ जाते हैं, शीशे पे हाथ लगा हो तो उस पर आ जाएंगे। तो ऐसी जगह से किसी वस्तु से वो जो प्रिंट उठाए जाते हैं वो चांस प्रिंट कहे गए हैं। और एक पद चिन्ह, कॉस्टिंग करना के बारे में कि जैसे किसी का पैर का निशान है कहीं तो उसे उठाना, कास्ट करना, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और बुक में तो लिखा है कि भाई 40 औंस पानी में 30 औंस प्लास्टर मिलाएंगे, तो लेकिन ये ऐसा तो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि भाई इसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल का प्रयोग किया जाता है। और ये भी ज्यादा टेढ़ी नहीं है, अगर 40 औंस पानी में 30 औंस प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया जाता है, ध्यान रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये इसमें जब फिंगरप्रिंट में, सर फिंगरप्रिंट में कौन सा ये केमिकल वगैरह यूज होता है सर? फिंगरप्रिंट का तो एक इसकी जो इंक सी तो आती है, लेकिन नाम तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता उसका,
इसका बाद में पता करके कल डिस्कस कर देंगे, ग्रुप पर डाल देंगे। फिंगरप्रिंट के केमिकल का नाम मुझे भी फिलहाल ध्यान नहीं है उसका, किसी साथी को अगर हो तो बोल करके बता सकते हैं। ये एक ठीक क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि भाई फिंगरप्रिंट में किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। ब्लैक होती हाँ ब्लैक होती है, लेकिन नाम पता नहीं कौन सा केमिकल होता होगा, केमिकल एक तरीके का कहेंगे उसे, तो पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा, तो ये जो पदचिन्ह कास्ट किया जाता है, तो वो भाई बना करके सूखने के बाद उसे निकालेंगे, पानी से उसे धो लेंगे, लकड़ी में उसे पैक करेंगे, ये कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन इसमें बताई गई हैं। लकड़ी के बॉक्स में उसे पैक कर लेंगे। अगला आ जाता है हुलिया या चित्र, पोर्ट्रेट बोल देते हैं जिसे। भाई कोई अपराधी व्यक्ति का अगर कोई, जैसे फिल्मों में बनाया जाता है ना, 2 मिनट में एक लड़की को बैठा करके वो बोल दी जाती है, पूरा एज इट इज बना देते हैं, तो वो पोर्ट्रेट है ये। कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो अगर किसी ने उसे देखा है और उसका हुलिया वो सब कुछ बताएगी। कोई अगर गुमशुदा व्यक्ति है, आजकल तो फोटो वोटो, लेकिन फोटो उपलब्ध ना हो तो वो भी हुलिया बताएंगे, तो उससे पोर्ट्रेट तैयार किया जाता है। इसके अंदर शरीर में जो भी विशेषताएं होती हैं सब कुछ बताया जाता है। छोटो और देशी भाषा में भाई हम एडी से चोटी तक का सब कुछ लगा लो, जो वो बनाने लगता है ऊपर से नीचे तक का जितना भी बनाएगा। अगर वो चेहरे का बनाएगा तो भाई गर्दन से ऊपर का हर चीज बतानी होगी, यहाँ तिल था, यहाँ ऐसा था, ये वैसा था, ऐसे बाल थे, ऐसा यहाँ बालों में वो बना हुआ था, कोई भी बात हो सकती है उससे संबंधित। MLC मेडिको लीगल केसेस। MLC में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ मिल जाता है और पढ़ते हैं हम, लेकिन भाई अर्थ इसका मेडिको लीगल केसेस ही होता है। अपराधी का या भाई किसी पीड़ित का जब कोई डॉक्टर मेडिकल करता है, परीक्षण करता है, तो वो MLC उसकी बनाता है और उसमें भाई डॉक्टर साइन करता है, उसमें ले जाने वाले का नाम लिखते हैं, जो लेके गए उसका तो लिखेंगे, जो लेके गया उसके भी लिखते हैं। और है तो ये कि भाई ले जाने वाला भी साइन करेगा, IO भी साइन करेगा, लेकिन IO या जो भी गया होता है लेकर के आता है तो अपना साइन करके ले आता है। और एक है गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट भेजी जाती है। तो ये मिसिंग जब लिखी जाती हैं तो कई फॉर्म निकलते हैं कि CBI को, NCRB को, SCRB को, एक आकाशवाणी में अपने कंट्रोल रूम में, और वेबसाइट जो इनकी है उस पर तो CCTV से अपलोड कर दिया जाता है। और ये चीज़ें लिखी गई किताब में। एक MPS में हम ऐसे सूचना देते हैं, जब लिखते हैं उससे पहले ही दे देते हैं कि भाई हाँ DD नंबर उसका भी हवाला हम देते हैं इसमें। तो इन जगह पे अगर कोई गुमशुदगी से संबंधित रिपोर्ट होती है तो वो भेजी जाती है। और NCRB कुछ ये फुल फॉर्म है, लिखी है मैंने। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि सब काम की चीजें हमारी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB में जो एक चीज और इसमें मैं भूल गया था, शायद ऐड कर दूंगा। NCRB में एक तो जो भी क्राइमों का पूरा डाटा खाका तैयार होता है वो मेंटेन होता है राष्ट्रीय तौर पर, नेशनल स्तर पर। और एक मोड्स ऑफ ऑपरेंडी शब्द आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेंडी, तो ये जैसे कोई भी एक गैंग होता है या कुछ एक खास तरीके के अपराधी होते हैं, और ज्यादातर में होता ही है, हर एक अपराधी में कोई ना कोई मोड्स ऑफ ऑपरेंडी मिलेगा कि आदत हो जाती है ना, जैसे उसने काम किया उसकी सुविधा अनुसार अच्छे से होगी उसकी चोरी, जो भी कुछ किया, तो अगली बार वो क्यों नया तरीका आजमाएगा। जब तक उससे पकड़ा जाएगा उसके बाद वो सोचता है दूसरे तरीके की, नहीं तो वो एक पैटर्न पे क्राइम करते जाते हैं, तो उसे कहा गया मोड्स ऑपरेंडी। और ये अपराधी का जो तरीका, वारदात हम कहेंगे, वारदात करने का तरीका है वो है, जैसे कोई मर्डर करता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हाँ सारे मर्डर एक ही तरीके से डॉक्टर वाला इंजेक्शन गले में मार करके किया गया है, या हर व्यक्ति का कहीं कोई पिन लगा करके ब्लड निकाला गया है, या जो भी कोई तरीका हो सकता है। या ऐसा कोई करने आता है वो हमेशा डाकिए के रूप में आता है, पोस्ट डाक देने के उस पे, या कोई कोरियर लेकर के आता है, तो कोई भी उसका मोड्स ऑपरेंडी हो सकता है। तो वारदात
का जो तरीका होगा वो पूरा मेंटेन किया जाता है एनसीआरबी में। एससीआरबी में जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं स्टेट वाइज, और एक हो गया हमारा सीबीआई का, सभी को पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एमएल्स, ये कुछ विशेषज्ञ हैं, इनके भी थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई मेडिकल लीगल एक्सपर्ट, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में लिखा सकता है, या ये क्या होते हैं थोड़ा बहुत अगर कोई उसमें कुछ पूछ लें तो चिकित्सा विधि विशेषज्ञ जो कह देते हैं भाई व्यक्ति को कोई चोट लग रही है, फांसी लगा कर मरा है, डूब कर मरा है, जहर से मरा है, कैसे मरा है, तो वो चीजें जो मेडिकल एक्सपर्ट होगा, चिकित्सा विधि विशेषज्ञ होगा, वो बताता है। बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञान विशेषज्ञ, भाई मनुष्य का बायोलॉजिकल जो कोई डिसीजन, या डिसीजन तो क्या, राय हम कहेंगे अपनी देगा, वो देगा, जैसे पसीना, पेशाब, थूक, खून, इनसे संबंधित जो अपनी राय देगा वो। और अगला है सेरोलॉजिस्ट, सीरम विज्ञान विशेषज्ञ। ये जैसे भाई कौन सा ब्लड ग्रुप बता देगी, कौन सा ग्रुप है ये, मनुष्य का खून था, पशु का था, पीड़ित का था, या दूसरे मारने वाले का था किसी का, तो वो चीज़ों से संबंधित राय दे देते हैं। और डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट, कोई भाई हाँ किसने लिखा, ये जो हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, ये टाइप किया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये कितने साल पुराना लिखा हुआ है, इस व्यक्ति की राइटिंग है नहीं है, आदि। और अगला है फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ। तो भाई चिन्हों के बारे में, कोई टुकड़े, रंग, रोगन, कांच, पत्थर, यहाँ ये था, वो था, टायर जड़ा पड़ा था, जो भी चीजें होंगी उनके बारे में वो राय देगा। एक ये एनाटॉमी एक्सपर्ट, या शारीरिक संरचना से संबंधित जो कोई व्यक्ति अपनी राय देगा, ऐसा कोई साइंटिस्ट वो होगा इसमें। और एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट में जो बम, ग्रेनेड, इस तरीके के बारे में कोई चीज़ों के बारे में राय देगा, विस्फोटक विशेषज्ञ जिसे कह देंगे। फायर आर्म्स एक्सपर्ट, अग्नि शस्त्र विशेषज्ञ, इसमें बंदूक, पिस्तौल, कट्टा, रिवॉल्वर, इनके बारे में भाई चलने योग्य था नहीं था, किसी ने कह दिया चलाया है, वो कह देंगे नहीं ये तो चलने योग्य था ही नहीं, कब चला, लगभग कितने दिन पहले चला, कारतूस की पहचान, या उसमें जो भी इनसे संबंधित चीजें होती होंगी वो इस राय देंगे। केमिस्ट, रसायन विज्ञान विशेषज्ञ, कोई भाई कागज, मिट्टी, स्याही, इनसे संबंधित अपनी राय दे देंगे। केमिकल एग्जामिनर, रसायन परीक्षक, भाई कोई जहरीला पदार्थ है, शराब, अफीम, चूरा, पोस्त, जो भी क्या चीजें हैं वो केमिकल एग्जामिनर, रसायन परीक्षक विशेषज्ञ भी हम कह दें, वो देगा अपनी। फुटप्रिंट एक्सपर्ट, जो पैरों के निशान से संबंधित अपनी राय देता है, एक्सपर्टी देता है, वो हो जाएगा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, जो अंगुल छाप घटनास्थल से उठाता है, या वैसे किसी के लगा करके भेजे जाते हैं कि भाई मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी राय देगा। ये था, ये स्पेशल रिपोर्ट इसमें भी मेंशन कर दिया था, वहां मेंशन नहीं की गई थी, तो वही है इनिशियल स्पेशल रिपोर्ट, कंटिन्यूअस स्पेशल रिपोर्ट और फाइनल स्पेशल रिपोर्ट। और एक दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस में जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं उनका भी थोड़ा ज्ञान हमें होना चाहिए। इंट्राडीपी, सीएमटीएस, तो सीएमटीएस में कंप्लेंट मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीएमएस कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम, वेब पीआईएस, वेब बेस्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो सॉरी इंट्राडीपी पर जो हमारा डाटा निकलता है ना, सब कुछ पीआईएस नंबर डाल करके सारी हिस्ट्री आ जाती है हमारी, तो वो वेब पीआईएस के अंदर, मॉड्यूल के अंदर होती है। एपीटीएस, हम यही सोचते हैं इंट्राडीपी के अंदर वही चीज है, हम ये सोचते हैं कि जो हमारा वेब पीआईएस है उसी को हम पूरा इंट्राडीपी समझ लेते हैं। इंट्राडीपी एक अपने आप में पूरा बहुत सारे काम उससे रिलेट करते हैं, उसका एक मॉड्यूल वेब पीआईएस है। एपीटीएस, ऑटोमेटिक पोस्टिंग एंड ट्रांसफर सिस्टम, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि दिल्ली पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है, शॉर्टकट में आ जाए एपीटीएस, या लिख करके आ जाए ऑटोमेटिक पोस्टिंग एंड ट्रांसफर सिस्टम, तो लगभग तो पता होगा, लेकिन हो सकता है भाई किसी ने ध्यान ना हो तो कि ये भी थोड़े ना सॉफ्टवेयर से होती होंगी पोस्टिंग भी, तो ये सॉफ्टवेयर है।
QUAS क्वार्टर अलॉटमेंट सिस्टम। बुक में थोड़ा इसका कुछ अलग दे रखा है, QUAS का क्वार्टर ऑटोमेंड सिस्टम ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्वार्टर अलॉटमेंट सिस्टम है ये। CCIS क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, PBS पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा था, जिपनेट जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क, और CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो CCTNS हो गया, जिपनेट हो गया, इंट्राडीपी हो गया, CCMS हो गया, वेब PIS हो गए। इंपॉर्टेंट ही चीजें, लगभग सॉफ्टवेयर सारे हमारे। इसी सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा CFSL सेंट्रल लेबोरेटरी, और S तो स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो जाता है, या शॉर्टकट में हम FSL भी बोल देते हैं। तो ये हमारे देश में 7 CFSL हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, और ये भी 7 में से 6 जो केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके नियंत्रणाधीन है ये, और एक जो है वो CBI के अंडर ही देख रेख में होती है। वो अपने जो लोधी रोड के ऊपर है, वो जो CFSL है वो CBI के अंडर होती है। बाकी 6 की 6 हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय के अधीन होती हैं। और ये हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुवाहाटी, भोपाल और पुणे, यहाँ पर हैं ये 7। थोड़ा सा याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है पूछ लें कि भाई हैदराबाद की जो CFSL है वो सबसे पुरानी है, और दिल्ली की जो लोधी रोड वाली है ये CBI के अंडर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और FSL का हो ही गया था। FSL दिल्ली के अंदर, वैसे तो बाकी तो कई जगह है, लेकिन दिल्ली में FSL है ये रोहिणी है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी। यहाँ तक तैयार हो पाया था, थोड़ा सा और बच गया इसमें। कुछ हमारे अफसरों के जो भाई किसके कंधे पे क्या लगता है, चाणक्यपुरी में भी तो है वो एक बार देख लेंगे। कोई FSL की बजाय कोई और तरीके की लेबोरेटरी हो सकती है, एक थी, मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। FSL तो खाली रोहिणी में ही है सर, FSL तो। हाँ, उसका कुछ और मिलेगा, वो कोई ना कोई छोटे मोटे ऐसे कोई टेस्टिंग वेस्टिंग वो भी करती होगी, तो उसका थोड़ा सा सर्च मार के देख लेंगे। अभी तक जो मेरी भी नॉलेज के अनुसार है वो यही है। फिर भी किसी को पता लगेगा, आप लोगों को भी, तो आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे सभी लोगों के लिए। और मैं ये चीज भी मैंने नोट कर ली। चाणक्यपुरी में बताइए ना, भाई कौन होगी? चाणक्यपुरी में। हाँ, इसको चेक। जो लीला होटल है ना, तो उसके साथ में वो मार्केट है, कौन सी, उस मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे। कोई नहीं, एक बार इसका देखना पड़ेगा थोड़ा सा सर्च करके। दूसरा, इसमें कुछ तो ये बच गए हमारे अधिकारियों के बारे में, कुछ हमारे वेपन्स के बारे में थोड़ा सा बच गया ये है जी। ये मेरी आवाज डबल कैसे हो रही है? तो ये और अपडेट करके, और कल जैसे 25 नंबर हम चैप्टर करेंगे तो थोड़ा समय बच ही जाएगा मेरे ख्याल से। उसके साथ ही हमारा PPW भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास समय है तो, और है तो का मीन्स ये समय है ही आप लोगों के पास, थोड़ा सा इसमें बुकों में थोड़ा सा एक बार डीपली पढ़ भी लेंगे सभी चीजों को, क्योंकि पढ़ोगे तो कुछ छोड़ के नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ लेकर के ही चलोगे साथ। और इनकी PDF मिलेगी सर, PDF इनकी जो बताया सर अभी आपने, ये जो भी दिए PDF में तो है। ये बता रहे हैं ना, ये जो इसमें बता रहे हैं चाणक्यपुरी में। क्या बोल रहे हो सर? समझ में नहीं आया सर, जो ये चाणक्यपुरी में बता रहे हैं ना सर, ये रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है सर। हाँ, ये होगी तो। हाँ, ये क्षेत्रीय। RFSL। हाँ सर, RFSL है सर ये। कोई नहीं, अच्छी बात है, हो सकता है। हाँ, दिल्ली सरकार के होगी। कोई नहीं, ये भी सभी नोट कर लें। RFSL है तो चाणक्यपुरी में है, अगर पूछ लें तो। वैसे CFSL के बारे में ज्यादा पूछते हैं, लेकिन
ये भी एक सॉर्ट आउट हो गया सभी के लिए। अगर कुदरती पूछ भी लेंगे कि भाई RFSL कहाँ है, हम सोचें कि भाई ये क्या आ गया, या दिल्ली का ऑप्शन ना भरेंगे और कहीं होगी दिल्ली का, तो हमने सुना ही नहीं है। तो वो चीज़ और अपडेट करके कल डिस्कस कर लेंगे। और किसी की कोई बात हो तो बता सकते हैं, कोई समस्या परेशानी हो तो बता सकते हैं, सुझाव हो तो बता सकते हैं, कोई नई चीज़ किसी को पता हो तो वो भी बता सकते हैं। सर वो एक साथी ने अपडेट नहीं किया है जी, सर, वो अपडेट नहीं किया आंसर की, जो पेपरों की जो आंसर की है वो सर गड़बड़ हो रहा है। आंसर की मैं आज लगा था करने, लेकिन वही बात थी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था आज दिन भर, और भी कई कारण थे, तो नहीं मैंने लगभग 5-6 आंसर की इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि मैं सोच रहा अलग अलग डालूंगा तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो एक ही मैं फाइल बना करके PDF डाल दूं तो सब में उसी में आंसर किया जाए। वैसे आज जो दिन में बात हुई थी तो वो बता भी रहे थे कि एक अपडेट भी आया है, सबको किसी को हो सकता है दिख भी जाए, क्योंकि अलग अलग समय हो सकता है सबके पास अपडेट आने का, और कल तक अपडेट शायद आ ही जाएगा हमारे पास। तो उस अपडेट को करेंगे तो हो सकता है ठीक हो जाए, नहीं भी होगा तो इस पर वो काम कर रहे हैं। और मैं फिर भी ये डालूंगा PDF बना करके। 5-6 टेस्ट मैंने एक साथ कर लिए थे, 19 टेस्ट हमारे हैं, तो इनकी एक एक पेज पे आती हैं, वो डाल करके मैं 19 पेज का एक PDF डाल दूंगा नोटिस बोर्ड के ऊपर, ग्रुप वगैरह में बता देंगे, तो फिर वहां से सब उसे कर लेंगे। अगर कोई प्रिंट ले लेगा तो प्रिंट ले करके अपना रख लेगा, उसके साथ कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर भाई वैसे आपको नोट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है तो ज़्यादा कुछ हम कर भी नहीं पाते हैं, जो तरीके से ही सॉर्ट आउट होगी चीज़ ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमारा काम नहीं चलेगा, काम हम इस चीज़ से चला लेंगे। अभी जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं उसमें ठीक है, क्योंकि आज भी वो 10 नंबर का एक एग्जाम इसीलिए लिया था कि वो कह रहे थे कि एग्जाम एक करके कंडक्ट करके देखेंगे, तो उस एग्जाम में बिल्कुल ठीक हुआ सब कुछ। ये मेरे ख्याल से बाद में कुछ कहीं कोडिंग बिगड़ रही है कि क्या हो रहा है, कि एग्जाम लेने के बाद में पहले भी सब लिए हुए ठीक थे, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक आई है। और एक साथी ने ये कहा था, वैसे तो ज़्यादा समय नहीं है, पर वो उन्होंने कहा था तो मैं पोल कर देता हूँ, फिर उसके बाद मेरा दिमाग फ्री हो जाता है कि हाँ मैंने किसी की बात अपने पास नहीं रखी। उन्होंने कहा कि संडे का रेस्ट कर दिया जाए, संडे को क्लास ना ली जाए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो जो हमारा सिस्टम चल रहा है ये ही चलने दिया जाए, तो आप देंगे आंसर A, और अगर ये कहें कि संडे का रेस्ट होना चाहिए तो आप आंसर देंगे B। यानी 2 ही आंसर देंगे। A यदि जो चल रहा है ऐसे ही चलना है, अगर उस साथी की बात से सहमत हो संडे का रेस्ट आपको मिलना चाहिए तो B। वैसे पहले भी हो गया था, लेकिन फिर डाल देते हैं, साथी की बात सब तक पहुंच जाएगी। स्टार्ट हो गया है। जैसे चलना है वैसे चल लिया जाए, 30 और B 8, तो कोई नहीं, हम जैसा चल रहा है वैसे ही चलेंगे। और जो साथी ने कहा था, या जो 7 साथियों ने 8 साथी और ये दिया है, तो दिमाग रिफ्रेश ही रखो, दिमाग पे एग्जाम का बर्डन मत लो। और बाकी आप इतने दिन से तैयारी करने लग रहे हो, दिमाग पे बर्डन आना चाहिए। जो आदमी 1 महीने में किताब उठा करके चलता है उसे बनता है दिमाग पे बर्डन, कि बहुत सारी चीज कवर करनी होती है। आप अगर पहले से तैयारी करते आ रहे हो तो आपको बर्डन होना भी नहीं चाहिए। और जो साथी अब जुड़े हैं वो ये ना सोचें कि हाँ हमें बर्डन लेना चाहिए। आपको भी अब जितना समय आपके पास बचा हुआ है, उस समय को मैंने यही बात बोली है सभी को कि अपना जो टास्क है उसे डिवाइड कर लें, और ये देख लें इतने दिन में आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उस टास्क को कम कर लें, फिर उस टास्क को कम कर लें, और वो कम आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कम कैसे करना है तो वो आप पर्सनली मैसेज के थ्रू या करके आप ये डिस्कस कर सकते हैं। टास्क कम करने से मतलब यही है कि भाई जो चीज़ आपको, क्योंकि जहाँ भी कहीं हम ये छोड़ के चलेंगे कि नहीं ये छोड़ देते हैं, तो वहाँ आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट में तो पॉसिबिलिटी आपकी घटती है
लेकिन अब समय नहीं है तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है किसी को भी, चाहे कोई आज जुड़ा हो चाहे कोई 2 महीने पहले जुड़ा हो। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ